जी अस्सलाम वालेकुम क्लास ये जो आपकी असाइनमेंट थी 11th एडिशन में से, ठीक है, जो प्रॉब्लम नंबर 4.1 और 4.2 इसमें जो आपको करना था, इसमें आपने जो है जो मिस्टेक्स की थी वो मैंने यहाँ पे करेक्ट करके इसमें दोबारा से बता दी है। एक बार देख लें इसको अच्छे से और जो आपकी मिस्टेक्स हैं उनको सही कर लें, ठीक है। जनरल ही मैं बता रही हूँ, बाद में आप लेजर बनाएंगे, आप उसका जो है ट्रायल बैलेंस भी आपको बनाना होगा और आपने उसका जो है फर्दर जो है क्लोजिंग एंट्रीज तक आपने सारा काम करना होगा। बैलेंस शीट बनानी है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है, क्लोजिंग एंट्रीज करनी है और फिर उसके बाद क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाना है, एवरीथिंग, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखते हो कि कंपनी आपकी कौन सी वाली है। आल्टा सिक्वा रिजॉर्ट, ठीक है। एडजस्ट इट्स अकाउंट मंथली एंड क्लोज इट्स अकाउंट एनुअली। Most guests of the resort pay at the time they check out and the amount collected and credited to rental revenue, ठीक है। जो आपका जो अमाउंट जो आप कलेक्ट करते हो या जिसको क्रेडिट कर रहे हो वो आपका रेंटल रेवेन्यू यहाँ पे कहलाएगा, ठीक है। ये आपके शुरू में ही उन्होंने क्वेश्चन में आपको बता दिया होता है, ठीक है। क्रेडिट टू रेंटल रेवेन्यू यहाँ पे आपको बता दिए हुए। A few guests pay in advance for room and those amounts are credited to unearned revenue, ठीक है। जो एडवांस में पेमेंट होगी उसको आप क्या करोगे, आप उसको अनअर्नड रेवेन्यू के नाम से करोगे, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एज सोर्स as a source for preparing adjusting entries at December 31st, ठीक है। सैलरीज आप अर्न करते हो बाय एम्प्लॉयज बाय बट नॉट येट रिकॉर्डेड और पेड अमाउंट टू $7,900। ए पार्ट अगर आप इसका देखेंगे तो आपको जो है वहाँ पे सबसे पहले उसने कहा है कि सैलरीज जो है वो एम्प्लॉयज़ को जो है एम्प्लॉयज़ ने अर्न कर ली हैं, ठीक है। यानी कि एम्प्लॉयज़ को जो है उसने पे करनी है, लेकिन अभी तक उस ना तो उसने रिकॉर्ड की हैं ना ही उसने पे की हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सैलरीज जो है आपका सैलरीज एक्सपेंस आ जाएगा 7,900, ठीक है। आप उसको डेबिट कर दोगे, क्रेडिट करोगे सैलरीज पेबल से, ओके। सो ये आपका पार्ट ए हो गया। पार्ट बी आपका क्या होता है। पार्ट बी आपके पास जो है आप क्या करोगे। एज ऑफ दिसंबर 31st आल्टा सीक्वा हैज़ अर्न $11,075 rental revenue from current guests who will not be billed until they are ready to check out। आपने डेबिट करना है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है डेबिट रेंट रिसीवेबल्स, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास जो है वो क्या कह रहा है कि जो आल्टा सीक्वा ने क्या किया है, जो उसका कंपनी आपके पास क्या है, रिजॉर्ट टाइप है, ठीक है। तो आल्टा सीक्वा जो है उसने अर्न कर लिया है 11,075 रेंटल रेवेन्यू उसने अर्न कर लिया है। जो उसके गेस्ट थे जिन्होंने अभी तक उसे बिल नहीं किया, यानी कि उसे पे नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या उसने आपको क्या किया है, आपको अकाउंट रिसीवेबल की जगह आपको रेंट रिसीवेबल का जो है ना उसने आपको बता दिया कि आप रेंट रिसीवेबल में आप डेबिट करोगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास क्या अगर आप डेबिट करोगे रेंट रिसीवेबल को, ठीक है, 11,075, और क्रेडिट किससे करोगे, रेंट रेवेन्यू से करोगे। शुरू में ही उसने कहा है कि जो है आपका जो है वो रेवेन्यू रेंट रेवेन्यू से कहलाएगा, ठीक है। अगर आप उसको क्रेडिट कर रहे हो या आप उसको डेबिट करोगे, जो भी करोगे, जब वो अर्न कर लेगा तो वो उसका रेंट रेवेन्यू बनेगा, ओके। सो यहाँ पे आपके पास होगी आपकी सेकेंड एंट्री भी। थर्ड वाली आपके पास सी पार्ट आपके पास क्या कह रहा है। सी पार्ट आपके पास कहता है आपने ऑन नवंबर 1 में अ सूट ऑफ रूम वॉज रेंटेड टू अ कॉरपोरेशन फॉर 6 months एट अ मंथली rental of $3,200. The entire 6 month rent of $19,200 was collected in advance and credited to unearned rental revenue। यहाँ पे आपके पास unearned rental revenue का कॉन्सेप्ट आ गया है। देखें, जब आपके पास जो है ना कलेक्ट आप लोग कर लेते हो इन एडवांस, आपके पास जो है ना आप कलेक्ट करते हो और आप जो है ना उसके बाद क्रेडिट करते हो उसको, ठीक है। आप जो उसको क्रेडिट करते हो जिस नेम से करते हो वो आपके पास जो है आप कर रहे हो देखो, आपने जो इन एडवांस पेमेंट होती है वो आपके पास आपकी एक लाइबिलिटी होती है, सही। आपने वो हर हाल में जो है आपने उसको जो है पे करना ही होता है, अगर जो है आपको अगर किसी ने पे किया है, ठीक है, सही है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास क्या होगा
कि जो आपके पास जो है वो क्या कह रहा है कि आपके पास सी पार्ट क्या कह रहा है, सूट ऑफ रूम्स वाज रेंटेड टू अ कॉरपोरेशन। जो एक सूट है वो उसने क्या किया है कि कॉरपोरेशन ने रेंट किया है 6 मंथ्स के लिए, जिसमें मंथली रेंट उसका बनता है वो 3200 बनता है, 6 मंथ्स के लिए किया है, ठीक है। तो उसने 6 मंथ्स के लिए तमाम जो पेमेंट है वो कर दिए 19,200 जो उसकी कलेक्ट कर लिए एडवांस में और क्रेडिट कर दिया है अर्न रेंटल रेवेन्यू के नाम से, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास जो है वो एंट्री आ जाती है। आप क्या करोगे, ये उसने नवंबर 1 में किया हुआ है और आप December 31 की जो है आप एंट्री कर रहे हो। अब आप जब December 31 की करोगे तो उसमें आप क्या करोगे, जो आपके पास आपने जो है क्रेडिट किया था अर्न रेंटल रेवेन्यू, अब आप उसको डेबिट कर दोगे क्योंकि आपने वो अर्न कर दी है, ठीक है। ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अर्न रेंटल रेवेन्यू आप कर दोगे 3200 से, क्योंकि एक महीने का 3200 होता था, सही है। सो यहाँ पे जो है नवंबर में आपने किया था और December 31 की आपने एंट्री करनी है। तो December 31 में जो दिसंबर का जो आपका मंथ का किराया बनता है वो 3200 आपने अर्न कर लिया। अर्न रेंटल रेवेन्यू 3200 आप डेबिट कर लोगे, क्रेडिट कर दोगे रेंटल रेवेन्यू से 3200, ओके। सो अब आपके पास डी वाली एंट्री आ जाती है। डी में आपको को वो क्या कहता है, अ लिमोजिन टू कैरी गेस्ट टू एंड फ्रॉम द एयरपोर्ट हैज़ बीन रेंटेड beginning December 19 from transport rental in at a daily rent of $120. No rental payment has yet been paid. The limousine has been rented for 13 days in December. तो लिमोजीन क्या कर रही है, गेस्ट को कैरी करेगी टू एंड फ्रॉम द एयरपोर्ट, और वो हैज़ बीन रेंटेड जो है वो बिगनिंग जो है वो December 19 से जो है फ्रॉम ट्रांसपोर्ट रेंटल से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एट अ डेली रेट क्या है 120 है। जो नो रेंटल पेमेंट हैज़ येट बीन पेड, अभी तक उसको कोई रेंटल पेमेंट नहीं की गई हुई है, ठीक है। ब्रैकेट में है द लिमोजीन हैज़ रेंटेड फॉर 13 डेज इन दिसंबर। जो लिमोजीन को जो है वो 13 डेज़ के लिए जो है वो रेंट पे लिया गया हुआ है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लिमोजीन जो है वो रेंटल एक्सपेंस आपका पास जो है क्या होगा, आप क्या करोगे 13 डेज़ को आप 120 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 13 को आप 120 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 1560 आएगा। रेंटल लिमोजीन रेंटल एक्सपेंस क्या आएगा, आपके पास आएगा 1560, और उसके बाद जो आप क्रेडिट करोगे रेंट पेबल को 1560 से। ई पार्ट अब आप देखिए, ई पार्ट आपका क्या कहता है, A 6 months loan is the amount of $30,000 has been obtained on December 1. Interest is to be computed at the rate of 10% per year and is payable when the loan is due. No interest has been paid and no interest expense has been recorded. आपने क्या किया, आपका 6 मंथ्स का जो है वो आपने लोन जो है जिसकी अमाउंट 30,000 है वो आपने obtain किया है December 1 को, ठीक है। जो इसका इंटरेस्ट है वो आप कंप्यूट करोगे 10% पर ईयर से और आप उसको पे करोगे एंड इज़ पेबल व्हेन द लोन इज़ ड्यू। जब आप जो आपने लोन जो है वो आपने ड्यू, जब आपने उसको पेमेंट करनी है, जब उसका जो पेमेंट आप करोगे तब आप उसको जो है इंटरेस्ट आप दोगे, ठीक है। नो इंटरेस्ट हैज़ बीन पेड एंड नो इंटरेस्ट एक्सपेंस हैज़ बीन रिकॉर्डेड। कोई इंटरेस्ट जो है वो पे नहीं किया गया और कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया गया हुआ। सो यहाँ पे आपके पास जो है एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट एक्सपेंस आपके पास जो है आप कैलकुलेट करोगे 30,000 को आप मल्टीप्लाई करोगे 10% से और फिर मल्टीप्लाई करोगे फर्दर 1/12 से। आप कैसे करोगे इसको, ये लिखोगे आप 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, आपको लिख दूँ मैं डायरेक्ट लो, इसका मतलब होता है 10% को आप मल्टीप्लाई बाय 10/100 करोगे, मल्टीप्लाई बाय 1/12, ओके। सो ये आपके पास जो है आंसर क्या आएगा 250 आपका आंसर होगा, ओके। सो ये वाली चीज़ आपके पास जो है ये आपके पास ई पार्ट में आ जाएगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस आपके पास 250 से आपका क्या होगा, आपके पास होगा डेबिट, क्रेडिट होगा इंटरेस्ट पेबल, ठीक है। उसके साथ ही आपके पास आ जाती है एफ़ वाली एंट्री। एफ़ में वो क्या कह रहा है, डेप्रिसिएशन ऑन द रिजॉर्ट बिल्डिंग इज़ बेस्ड ऑन एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 30 years. The original cost of the building was
17,55,000. Alta Sequa used the straight line method. स्ट्रेट लाइन मेथड कैलकुलेट करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको ने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की भी है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपकी बिल्डिंग का जो है आपने कैलकुलेट करना है, उसके लिए आप क्या करते हो, जो बिल्डिंग की आपको प्राइस दी हुई है उसको डिवाइडेड बाय करो 30, उसको साथ ही आप क्या करो मल्टीप्लाई बाय कर दो 1/12, तो आपके पास 4,875 आंसर आ जाएगा। सो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपकी बिल्डिंग का क्या होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके पास बिल्डिंग का 4,875 से आप डेबिट कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग, ठीक है। सो ये आपके पास आ गया 4,875, ठीक है। जी वाली आपके पास क्या होती है, जी में आपके पास होता है, जी आपके पास क्या कह रहा है, इन दिसंबर Alta Sequel Resort enter into an agreement to host the annual symposium of ACE, ACE ब्रैकेट में अमेरिकन्स फॉर अ क्लीन एनवायरनमेंट, ठीक है, इन अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर। द रिजॉर्ट एक्सपर्ट्स टू अर्न रेंटल रेवेन्यू ऑफ एट लीस्ट $45,000, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें आप देखोगे, एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, ठीक है, टू होस्ट एन एनुअल सीक्वेंस, ठीक है, इन अप्रैल में होगा, अभी तो ये दिसंबर की हमने एंट्री करनी है, ठीक है। और वो उसमें रेवेन्यू का एस्टिमेट लगा रहा है कि इतना एटलीस्ट 45,000 जो है वो अर्न करेंगे। तो इसका मतलब है ये वाली एंट्री जो है यहाँ पे नो एंट्री रिक्वायर्ड है, क्योंकि हम लोग जो है सिर्फ दिसंबर 31 तक की करेंगे, ओके। फिर उसके बाद आ जाती है एच वाली एंट्री। एज वाली एंट्री जो है वो कहती है, अ 1 year फायर इंश्योरेंस पॉलिसी हैज़ बीन परचेज्ड ऑन September 1। द प्रीमियम आपके पास जो है, द प्रीमियम of 7,200 for the entire life of the policy has been paid on September 1 and recorded as unexpired insurance। जो आपकी क्या है इंश्योरेंस एक्सपेंस आपके पास क्या होगा, ठीक है, उसको आपने कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 7,200 हमारे पास जो है उसने कहा हुआ है कि हमारे पास जो है ना प्रीमियम 7,200 फॉर द एंटायर लाइफ ऑफ पॉलिसी हैज़ बीन पेड, पहले से आपने पे कर दिया हुआ है, ठीक है। सो इसको क्या करोगे, 7,200 जो है उसको आप कर दोगे 1 × 12 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा, फाइन। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 600 आंसर। तो आपके पास इंश्योरेंस एक्सपेंस 600 डेबिट, क्रेडिट कर देंगे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 600, ठीक है। सो ये यहाँ पे मैंने बारी बारी जो है ना यहाँ पे एंट्रीज लिख दी हुई हैं। सो आप वीडियो पॉज करके देखते रहिएगा, ठीक है। ए की भी लिखी हुई है, बी की भी लिखी हुई है, सी की भी लिखी हुई है, डी भी है आपके पास, ई भी है, एफ़ की भी लिखी हुई है, साथ में मैंने कैलकुलेशन भी बता दी हुई है, जी की भी लिख दी है कि नो एंट्री रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है जी के बाद ये जो है यहाँ पे आपके पास बनती है ये वाली एंट्री, ओके, इंश्योरेंस एक्सपेंस वाली, ये वाली भी देख लीजिएगा, ओके। सो यहाँ पे जो है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का आपको पता है कॉन्सेप्ट क्या होता है। जब इसने शुरू में जब पे की थी, जब जो है उसने प्रीमियम सितंबर 1 में, तो तब जो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है वो आपके पास जो है एक एसेट होगा, ठीक है। जब शुरू में अगर फॉर एग्जांपल पे की गई है सितंबर 1 में, तो वो उसने यहाँ पे डेबिट की हुई होगी। अब आहिस्ता आहिस्ता ये एक्सपायर हो रही है, तो ये उसको क्रेडिट करता जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग जो है ना 4.2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपके पास जो है ना 4.2 है, ठीक है। और जिनके पास जो है ना 17 एडिशन है वो भी इसको देख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपकी बल्कि रिवीजन हो जाएगी, आपके लिए बेहतर हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे आपकी बल्कि ज़्यादा आपकी जो है ना आपको आइडिया हो जाएगा कि किस किस्म की एंट्रीज़ जो है वो आपको मिल जाती हैं। इस दोनों बुक्स में ऑलमोस्ट सेम ही है। ये नहीं कहना चाहिए कि 17 एडिशन वाला मैं नहीं कर सकता और जो है मैं तो सिर्फ वही वाली एडिशन देखूँगा जो मेरे पास है, तो वो चीज़ जो है आपकी लर्निंग में जो है खासी रुकावट आ सकती है। सो यहाँ पे आपके पास जो है क्या है, जितना मटेरियल आपके पास होगा उतनी आपकी जो है ना प्रैक्टिस होगी, उतनी आपकी लर्निंग भी होगी। तो सिल्वर स्पोर रेंज आपके पास क्या है, अ ड्यूड रेंज एंड रिजॉर्ट adjust its accounts monthly and close its account annually on December 31st. Most guests of the ranch pay at the time they check out, and the amount collected and credited to rental revenue.
द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एज अ सोर्स फॉर प्रिपेयरिंग एडजस्टिंग एंट्रीज एट December 31st, ठीक है। द अमाउंट द एसेट्स ओन्ड by Silver Spur is an investment in government bond is the face amount of $1,75,000, ठीक है। incurred interest receivables on the bond at December 31st was computed to be $875. None of the interest has been received, ठीक है। डेबिट करना है इंटरेस्ट रिसीवेबल्स को। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो सिल्वर स्पूर रेंज है, ठीक है। और वो आपके पास जो है ना वो सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड कर रहा है, रेंज और रिजॉर्ट की। और उसकी जो आपकी एंट्री करनी है वो अपने December 31st की करनी है, सही है। सो यहाँ पे जो है उसने आपको बता दिया हुआ है कि आपकी जो रेवेन्यू जब आप अर्न करते हो तो आप उसको क्रेडिट करते हो रेंटल रेवेन्यू के नाम से, सही है। अब आप पूछेंगे कहाँ किया बताया हुआ है, ये आपके बता दिया हुआ है। अब ए एंट्री आपके पास जो है ये भी मैंने पढ़ दी हुई है कि जो आपके पास एसेट है जो ओन किए हुए हैं, सिल्वर स्पूर ने इन्वेस्टमेंट की हुई है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, ठीक है। इन द फेस अमाउंट इसका क्या है 1,75,000, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उसने क्या किया हुआ कि उसमें उसने इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड जो है उसमें आपने कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि उसने ऑलरेडी कैलकुलेट करके बता दिए कि वो 875 है, सही है। उसने जो इन्वेस्टमेंट की भी है उसमें उसमें क्या किया हुआ है, इंटरेस्ट जो है उसने अर्न किया है। अभी तक इंटरेस्ट जो है उसे मिला नहीं है। अगर उसे इंटरेस्ट मिल जाता है तो हम डायरेक्ट उसको कैश में जो है वो उसकी एंट्री कर देते हैं। सो यहाँ पे जो है हमारे पास जो है हमारे पास एंट्री कौन सी होगी, डेबिट में उसने बता दिया कि इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीवेबल टू इंटरेस्ट रेवेन्यू होगा, फाइन, ओके। ये वाली एंट्री आपकी हो गई। अब आप करोगे बी वाली एंट्री। बी में वो क्या कह रहा है, बी में वो आपसे कह रहा है कि आपने 12 मंथ्स बैंक लोन इज़ इन द अमाउंट ऑफ 90,000 हैज़ बीन obtained on November 1. Interest is to be computed at an annual rate of 10% and is payable when the loan becomes due, ठीक है। जो 12 मंथ्स जो है वो बैंक लोन जो है अमाउंट जिसकी क्या है 90,000 है वो obtain किया गया है November 1 में, ठीक है। उसका इंटरेस्ट जो है वो कंप्यूट करना है एंड 10% के हिसाब से, और उसको पे करना है लोन जब वो ड्यू होगा, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे जो है उसने 12 महीनों के लिए लिया हुआ है, November 1 में लिया था। सो इसका ये सेकेंड मंथ बन रहा है। सो ये हमारे पास जो है ना इंटरेस्ट जो है हमारे पास एक्सपेंस टू इंटरेस्ट पेबल होगा। अब आपको ये कहोगे कि भाई इसका इंटरेस्ट आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वही फॉर्मूला है 90,000 को आप मल्टीप्लाई करोगे 10%, 10% से मल्टीप्लाई करोगे 1/12, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 750, ठीक है। तो 750 आपके पास जो आंसर आ जाता है उसको आप क्या करोगे कि आपने क्या करना है इंटरेस्ट एक्सपेंस टू इंटरेस्ट पेबल, ठीक है। अब ये वाली चीज़ जो है ना मैं लिखी नहीं है, अब ये आप जो है आगे जो सोल्यूशन दिया हुआ है ये कॉमन सेंस की बात है, मैंने पिछले में लिख के बताया था, सही है। सो अब आपके पास सी वाली पार्ट आपके पास कौन सा आता है, डेप्रिसिएशन ऑन द स्टेशन वैगन ओन्ड बाय द रेंच वॉज बेस्ड ऑन अ 4 years लाइफ। द व्हीकल had been purchased new on September 1 of the current year and at a cost of $25,200. Silver Spur uses the straight line method of depreciation. तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि उसने आपको शुरू में बता दिया कि जो है स्टेशन वैगन जो है उसमें रेंज की 4 years उसकी लाइफ है। जो व्हीकल द व्हीकल हैज़ बीन परचेज्ड न्यू ऑन September 1, जो आपकी जो व्हीकल है जो उसने परचेज़ की है September 1 में ऑफ द करंट ईयर, जो उसकी करंट ईयर कॉस्ट है वो 25,200 है। सिल्वर स्पूर जो है वो यूज़ कर रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अब आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, आपके पास जो है वैगन की जो है आपके पास जो है वो कॉस्ट उसने दी हुई है कि वो आपके पास क्या है 25,200 है। उसको आप डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे, ठीक है। उसको फर्दर आप मल्टीप्लाई बाय 1/12 कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 525, ठीक है। और वो आपके पास जो है आप क्या कर रहे हो उसको स्टेशन वैगन आपके पास क्या है, आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस स्टेशन वैगन का आप डेबिट करोगे, क्रेडिट कर दोगे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन स्टेशन वैगन, ठीक है। तो 525 से ही तो आपके पास जो है ये सी वाली एंट्री भी हो जाती है। डी वाली एंट्री पे आ जाते हैं। डी वाली एंट्री आपको क्या कह रही है, मैनेजमेंट ऑफ द रेंच साइंड एन एग्रीमेंट ऑफ December 28 to lease a truck from AC Motors
for the period of 6 months beginning January 1 at the rate of 20 cents per mile with a clause provided for a minimum monthly charge of $400। ठीक है। सो यहाँ पे आपको पता चल गया, जहाँ पे भी आपके पास ना एक हिंट मैं आपको देती हूँ, जहाँ पे भी वो बात कर रहा हो ना कि अभी उसने साइन किया है एग्रीमेंट, ठीक है, December 28 को, डेट भी ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है। सो वहाँ पे अगर उसी मंथ का जो है अगर उसने एग्रीमेंट किया हुआ है और वो आगे कह रहे हैं कि जो है फर्दर कौन सा महीने में जाके एंट्री हो रही है, January 1 में, ठीक है, January 1 में से शुरू हो रहा है इसका, तो अभी के महीने में इसका आप कैसे कर सकते हो। दो चीज़ें देख लेगा, एग्रीमेंट का जब भी आए तो आपने उस मंथ को देखना है कि आप उसमें कौन सी डेट को एग्रीमेंट हुआ है, प्लस उस एग्रीमेंट का जो है जो आपका जो लागू होता है वो कौन से वाली डेट से हो रहा है। ओके। सो यहाँ पे जो है उसने फिर उसके बाद मिनिमम मंथली चार्ज क्या होगा वगैरह वगैरह, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे अभी हम कि हमारे लिए नो एंट्री रिक्वायर्ड है। ई वाले पार्ट पे हम आ जाते हैं। सही है। ई वाला पार्ट हमें क्या कहता है, ई वाला हमारे पास सैलरीज अर्न बाय एम्प्लॉयज़ बट नॉट येट पेड अमाउंटेड टू 9,900 एट द एंड ऑफ द ईयर। जो सैलरीज जो है अर्न की एम्प्लॉयज़ ने बट अभी तक जो है उन्हें पे नहीं किया हुआ, वो है 9,900 एट द एंड ऑफ द ईयर। तो अगर सैलरीज अर्न कर लिया एम्प्लॉयज़ ने, लेकिन यहाँ पे क्या है कि उससे रिकॉर्ड भी नहीं किया हुआ, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। पे आप नहीं कर सकते, पे करना जो है ना कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये जो अकाउंटिंग है वो अकाउंटेंट्स का काम होता है रिकॉर्ड करना। सो आप सिंपल रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे सैलरीज एक्सपेंस टू सैलरीज पेएबल होगी आपके पास, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास आ जाती है एफ़ वाली एंट्री। एफ़ वाली एंट्री में वो क्या कह रहा है, एफ़ वाली एंट्री में कह रहा है एज ऑफ December 31 सिल्वर स्पोर हैज़ अर्न 12,500 रेंटल रेवेन्यू फ्रॉम करंट गेस्ट who will not be billed until they are ready to check out, ठीक है। सो एज ऑफ December 31 में सिल्वर स्पून ने 12,500 जो है वो रेंटल रेवेन्यू जो है अपना करंट केस से जो है वो अर्न कर लिया हुआ है, लेकिन उन्हें बिल नहीं कर सकता जब तक वो जो है ना चेकआउट ना करें। तो इसके लिए उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है आप डेबिट करेंगे रेंट रिसीवेबल जो अर्न कर लिया हुआ है 12,500, वो आपके पास क्या होगा, आप उसको करोगे रेंट रिसीवेबल आपके पास आएगा, डेबिट कर दोगे आप रेंट रिसीवेबल को 12,500 से और क्रेडिट करोगे रेंट रेवेन्यू से, ठीक है। सो ये आपके पास होगी एफ वाली एंट्री। जी वाली एंट्री आपके पास क्या कहती है, अ पोर्शन ऑफ लैंड ओन्ड बाय सिल्वर स्पोर हैज़ बीन लीज्ड ऑन August 1 of the current year to a service station operated at an yearly rental rate of 18,000. 6 months rent was collected in advance at the date of the leased and credited to unearned rental revenue. So यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपके पास तो बहुत सिंपल एंट्री है वैसे तो, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको एहसास होगा ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जो आपने पोर्शन ऑफ लैंड जो है वो सिल्वर स्पूर ने जो है वो लीज़ किया हुआ है August 1 से करंट ईयर ऑफ द करंट ईयर टू बी सर्विस स्टेशन जो ऑपरेट कर रहा है उसका ईयरली उसका रेंटल रेट क्या है 18,000 है। 6 मंथ जो है रेंट जो है वो उसने कलेक्ट कर लिया एडवांस में एट द डेट ऑफ द लीज एंड क्रेडिटेड टू अनअर्न रेंटल रेवेन्यू, ठीक है। सो मैंने आपको पहले भी बताया जिस पे उसने इन एडवांस में जो बुक कर लेता है तो फिर वो उसको क्रेडिट कर लेता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वो उसको डेबिट करता रहता है। मैंने पिछले वाले में भी आपको बताया था 4.1 में भी, ठीक है। सो यहाँ पे अन रेंटल रेवेन्यू का आप क्या करोगे, डेबिट करोगे 1,500 से और रेंटल रेवेन्यू को आप क्रेडिट कर दोगे 1,500 से, सही है। और ये वाली जो एच वाली एंट्री है, एच वाली एंट्री आपकी क्या कह रही है, अ बस टू कैरी गेस्ट to and from town and the airport has been rented early on December 10 at a daily rate of 50. No rental payment has been made although Silver Spur has had use of the bus for 22 days in December, ठीक है। सो यहाँ पे 22 डेज़ को जो है ना आप 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो है वो आपके पास आ जाता है 1,100, सही। सो यहाँ पे आपके पास जो है बस रेंटल एक्सपेंस से आ जाएगा आपके पास 1,100
आप डेबिट कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे रेंटल पेबल से। सही है। अच्छा, बी पार्ट इसका कहा गया, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर ऑन द 90,000 बैंक लोन ऑब्टेन ऑन November 1। ठीक है, इसमें आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका क्या आपने रिकॉग्नाइज किया है। तो आपने जो है 2 महीनों का जो है आप देखोगे अपने बी पार्ट की एंट्री देखोगे तो उसमें आपने 2 महीनों का जो है इंटरेस्ट आपका हो गया हुआ है। अगर आपने हम लोग 1/12 करते हैं तो इसका मतलब होता है हमने 1 महीने का आपने निकाला है। ठीक है, कितना इंटरेस्ट जो है वो आपका एक्सपेंस हो गया हुआ है। ठीक है, हम 1 महीने का निकाल लेते हैं। अगर आपको 2 महीने का निकालना हो तो उसका एक ही तरीका है कि आप 1/12 लिखने की बजाय 2/12 लिख दो। ठीक है, सो उसके लिए आपके पास 1500 आंसर आ जाता है। उसके अलावा इसने सी में पार्ट में आपसे पूछा है, कंप्यूट द बुक वैल्यू ऑफ द स्टेशन वैगन डिस्क्राइब इन आइटम सी अबव एज ऑफ December 31। अगर आपने बुक वैल्यू, अगर आपको कोई कहे कि आपने बुक वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करोगे। सही है, आपको पता है कि आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या आ रहा था, 525 आ रहा था। ठीक है, अगर आप 525 को 4 मंथ्स से जो है मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि 4 मंथ का आपने डेप्रिसिएशन हो चुका है। ठीक है, सो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाता है 2100। ठीक है, उससे आप सब्ट्रैक्ट करोगे 25,200 से, तो आपके पास जो है वो बुक वैल्यू आ जाएगी 23,100। ठीक है, सो हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को जब एक्चुअल कॉस्ट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है बुक वैल्यू। सो ये आप देख लीजिएगा एंट्रीज यहाँ पे जो है ये वाली चीज़ में जो है ना मैंने एक चीज़ छोटा सा मिस्टेक कर दी है। ये 25,200 है बेसिकली ना, ये वाली अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे है 25,200, ये आप अपनी बुक में भी चेक करिएगा। ये 25,200 है, उसको 25,200 को डिवाइडेड बाय 4 करना है। ठीक है, सो ये वाली चीज़ जो है मैंने लिखने में गलती की है, कैलकुलेशन में मैंने गलती नहीं की है। ओके, सो ये मत समझिएगा कि यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई गलती है। नो एंट्री, ठीक है, डी में नो एंट्री मैंने आपको बता दी थी। और फिर उसके बाद जो है E, F, G आपके पास हो गई। ये तमाम आप क्या करेंगे, आप वीडियो पॉज करके जो एंट्रीज नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, उसी के तरीके से F, G, H मैंने सारी लिख दी हुई है। इसका तो मैंने आपको बता दिया है कि इसका जो है आपके पास आता क्या है। इसको आपको मल्टीप्लाई करना होता है, जो आपके पास एक डेली वेज का टोटल आपके पास डेज हैं उनसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1100 आ जाएगा। ठीक है, फर्दर बी और सी एंट्री के बारे में भी मैंने आपको बता दिया हुआ है कि वो आपने कैसे कैलकुलेट करनी है। वीडियो पॉज करके आहिस्ता आहिस्ता नोट करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इस तरीके से बताऊंगी तो फिर मेरे पास क्वेश्चन नहीं होगा जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी, क्योंकि फाइनल में अपनी क्वेश्चन ही आपके पास होगा। और अगर आपकी एंट्रीज जनरल एंट्रीज की गलत हो जाती हैं तो फर्दर आपके पास जो है आपके पास जो आपका बाकी क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। ठीक है, जनरल आपका ठीक होना चाहिए हर हाल में। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है अभी जो आपके मैं 2 और क्वेश्चंस का भी अपलोड कर देती हूँ, 4.3 एंड 4.7, वो नेक्स्ट वीडियो में कर दूँगी। सो ये वाली जो वीडियो है ये देख लेगा, अपनी गलतियों ठीक कर लेगा और उनको दोबारा देखिएगा कि आपकी गलती हुई क्यों है। ठीक है, सो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। मैं अभी कुछ देर में जो है वो दूसरी वीडियो भी डालती हूँ। चलें बस, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।